नेम इज़ अरुण शर्मा और मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ डिज़ाइनिंग हब पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी कोरल ड्रॉ की फर्स्ट क्लास। तो फ्रेंड्स, हम लोग कोरल ड्रॉ ओपन कर लेते हैं। यहाँ जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, कोरल ड्रॉ X7 पे डिज़ाइनिंग सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जो आपके सामने पेज खुलता है, इसे बोलते हैं हम वेलकम पेज। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले काम करने के लिए एक कैनवास की जरूरत पड़ती है। जब भी आप कोई पेंटिंग है बनाते हैं, कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, तो ये सबसे पहले आपको या तो एक शीट की या एक कैनवास की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से हमें यहाँ पर एक पेज की जरूरत पड़ती है। अब हम यहाँ पे एक नया पेज लेंगे। यहाँ गए न्यू। अब आपके सामने नए न्यू पेज के लिए एक पैनल खुलता है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी फाइल का नाम देना होगा, जिस नाम से आप वो फाइल बनाना चाहते हैं। जैसे कि ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो यहाँ पे मैं क्लास 1 के नाम से यहाँ फाइल बनाता हूँ। ये मैंने फाइल का नाम दिया क्लास 1। अब यहाँ ये आपसे दूसरी चीज़ पूछता है कि साइज़ क्या देना है आपको अपना। अब मैं अपने पेपर यहाँ पे जो अपना डॉक्यूमेंट है, इसका साइज़ लेता हूँ A4 साइज़, क्योंकि अभी तो हमारा कोई स्पेसिफिक साइज़ नहीं है, तो मैं A4 साइज़ पे स्टार्टिंग में काम करेंगे। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट चीज़ आती है। ये हमसे इसके डायमीटर्स पूछता है, मतलब हम इसे इंच में बनाना चाहते हैं, मिलीमीटर में बनाना चाहते हैं, पॉइंट्स पे, पिक्सल पे, किस तरीके से बनाना चाहते हैं। हम लोग जो इसमें नॉर्मली काम करते हैं वो करते हैं इंचज़ पे। लेकिन इसमें जैसे कि आप लोगों को पता है, बैनर डिज़ाइनिंग वगैरह भी होती है, ग्रेटिंग डिज़ाइनिंग भी होती है, तो वो उसके हिसाब से अलग अलग पैरामीटर्स पे हम लोगों को काम करना होता है। नॉर्मली हम लोग इसमें इंचज़ में काम करते हैं, तो हम इंचज़ में ही काम करते हैं। ये आपका A4 साइज़ का जो साइज़ होता है वो आ रहा है। आपको यहाँ लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, ऑप्शन आ जाते हैं दोनों के दोनों कि आपको पेज जो है किस उसमें चाहिए, फॉर्मेट में, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। उसके बाद आपको आपसे यहाँ पूछ जा रहा है कि आपको नंबर्स ऑफ पेजेस कितने चाहिए। आपको अपनी फाइल में, जो आपकी फाइल बनेगी अब, उसमें कितने पेजेस चाहिए। तो अभी तो हम लोगों को एक ही चाहिए। ये जो आपके सामने कलर मोड पूछ रहा है, अभी हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी आपके रेंज से बाहर हो जाएगा। तो इसके बारे में हम अब आगे जानेंगे। आगे जाके ये आपसे पूछ रहे हैं रेजोल्यूशन कितना चाहिए। रेजोल्यूशन के आगे आप देख रहे होंगे DPI लिखा हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, क्या आप में से किसी को पता है कि DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? DPI किस चीज़ को बोलते हैं हम लोग? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। DPI जो होता है डॉट पर इंच, यानी जो हमारा जो ये कोरल ड्रॉ वेक्टर होता है, ये डॉट वेक्टर पर काम करता है। इसके बारे में हम अभी डिटेल में आगे जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने पेज की डिटेल्स दे दी हैं यहाँ पे। अब उसके बाद हम लोग इसे यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये हमारे सामने जो इसका सबसे पहले पैनल खुलता है, यहाँ पे आपको पेज शो हो जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग अपना टूल बार। यहाँ पे हमारे सारे के सारे टूल्स होते हैं जो भी कोरल ड्रॉ में होते हैं। अगर राइट साइड आप लोग देखें तो यहाँ पे आपको कलर शो हो रहे हैं। ये कलर्स जो है आपको शो जो हो रहे हैं, अलग अलग पैलेट्स होते हैं इसके। CMKY मोड में होते हैं, RG मोड में होते हैं, पेंटोन शेड में होते हैं। तो जो आपका डिफ़ॉल्ट है आप अभी उसे ही यूज़ कीजिए। अभी मैं आपको रेफरेंस नहीं दूंगा कि आप कलरों के बारे में ज़्यादा छेड़छाड़ करें। इसके लिए मैं आपको एक अलग से क्लास प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आप लोग कलर के बारे में जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टूल्स किस तरीके से काम करते हैं। जो हमारा सबसे पहला टूल है, इसका नाम है पिक टूल। अब पिक टूल को हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमने कोई चीज़ बनाई हो। अभी हमने कुछ बनाया, तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि ये जो हमारे और टूल्स हैं, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं रेक्टेंगल टूल के बारे में। अब आप इस पर क्लिक कीजिए। अब आप कहीं से भी कहीं तक कोई भी एक जगह क्लिक कीजिए या क्लिक करके ड्रैग कीजिए। ये आप उस हिस्से में एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाएंगे। मान लीजिए, सॉरी फ्रेंड्स, अब मुझे यहाँ पे कोई स्क्वायर बनाना है या रेक्टेंगल बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करा, ड्रैग किया, क्लिक कर, मैंने क्लिक करे रखा है और ड्रैग कर रहा हूँ मैं। अब मैं जैसे ही क्लिक छोड़ता हूँ तो यहाँ पे ये मेरी शेप बन के रेडी हो गई है। अब जो ये हमारा शेप पिक टूल है, अब हम इससे देख सकते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। पिक टूल से सबसे पहले तो हम लोग इस अपनी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके कहीं से कहीं भी रख सकते हैं। इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं।
यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे आपको 8 डॉट्स शो हो रही है शेप के चारों तरफ। इन डॉट्स से क्या कर सकते हैं आप लोग, ये जो अपर वाली डॉट है ये सब ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, इसे ऊपर की तरफ की जो हाइट है वो बड़ी कर सकते हैं। जो आपको राइट और लेफ्ट में दिख रही है, आप इसे साइडों में खींच कर इसकी लंबाई घटा या बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से जो आपको चारों कोनों पर सिंगल सिंगल डॉट्स दिख रही हैं, ये क्या काम करती हैं, आपके जो आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है ये उसे रिसाइज करने का काम करती है। ये जो भी आपने बनाया है उसे रिसाइज करने का। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इससे रिसाइज कर रहे होंगे तो जो आपका प्रपोर्शंस है, मान लीजिए मेरा जो रेक्टेंगल बनाया मैंने 2 इंच बाय 3 इंच का बनाया है, तो ये आपका जो काम करेगा ये प्रोपोर्शन में काम करेगा। मतलब अगर 2 इंच की 2:3 के रेशो में काम करेगा ये। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ इस चीज़ को। मान लीजिए मैंने कोई स्क्वायर बनाया, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल बनाया, मैंने रेक्टेंगल बनाया ये। अब सबसे पहले तो हम लोग इसे साइज़ दे देते हैं। अगर आप लोग यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पे इसका साइज़ लिखा आ रहा है। ये जो आपका यहाँ पे पैरामीटर्स लिखा आ रहा है, जब आप ऊपर मेन्यू बार में जाएंगे तो यहाँ पे आपको उसके डायमीटर्स लिख के मिल जाएंगे। अब मुझे जो अपना रेक्टेंगल का साइज़ चाहिए वो चाहिए 3/4। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसके साइज़ के आगे एक लॉक बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो लॉक प्रपोर्शन में काम करेगा। अगर हम इसे अनलॉक कर देते हैं तो उसके बाद हम इसे अपने अकॉर्डिंग साइज दे सकते हैं। अगर ये लॉक ही है, जो अभी मैंने इसे वापस लॉक कर दिया है, मान लीजिए अब मैं यहाँ से साइज देने की कोशिश करता हूँ 5 इंचज़ बाय 3 इंचज़। जैसे मैं इस पर एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ आया है 3.721 बाय 3 इंचज़। हम लोगों को तो ये नहीं चाहिए था, हम लोगों को तो चाहिए था 5/3 इंचज़। तो ये इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है, इस पर लॉक, ये भी प्रोपोर्शन में काम करेगा। अब हम लोग इसे अनलॉक करेंगे, उसके बाद हम इसे अपने अकॉर्डिंग साइज दे सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे इसका चाहिए साइज 5/3 करते हैं, उसका एंटर कर देते हैं तो इसका जो साइज हो जाता है 5/3 हो जाता है। अब मैं इसे आगे जब भी छोटा या बड़ा करूँगा तो ये एक प्रपोर्शन में छोटा बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए पहले 5/3 था, तो अब हम इसे 10 कर देते हैं। हम लोग राउंड फिगर पे यहाँ पर कर लेते हैं, देखते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे 10:10:6 का वो आ रहा है हमारे पास, ये जो आ रहा है इसका 10:6 आ रहा है। तो ये जो हमारा पिक टूल से सिलेक्शन करने के बाद काम करता है, ये हमारा प्रपोर्शन पर काम करता है। उसके बाद चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब आप इस पर अगर आपको कोई एंगल पे स्क्वायर बनाना है, किसी एंगल पे रेक्टेंगल बनाना है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अब हम एक बार फिर से अपना रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। जब भी आप रेक्टेंगल बनाते हुए अगर कंट्रोल प्रेस कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, अभी मैं कुछ भी बना रहा हूँ तो ये फ्री हैंड्स पे घूम रहा है। मतलब मैं इसे जहाँ ले जा रहा हूँ ये उतने ही हिस्से पे मुझे बना के दे रहा है रेक्टेंगल। लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर देता हूँ तो ये एक प्रपोर्शन में काम करेगा, ये एक रेक्टेंगल बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ कंट्रोल के साथ, तो अगर इसकी विड्थ 2 इंचज़ है तो इसकी हाइट भी 2 इंचज़ होगी। जो हमारा स्क्वायर होता है वो हमारा प्रपोर्शनल लॉक होता है। मतलब उसका जो दीवारें होती हैं, जो इसकी आर्म्स होती हैं, ये बराबर होती हैं, बराबर डायमीटर्स का बनती है। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये मान लीजिए मैंने स्क्वायर बनाया, अब इसे जूम करने में और बड़ा करने में, दोनों चीज़ों में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ मैंने ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसे मैंने बड़ा किया, बड़ा करने में और जूम करने में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। तो ये जो स्क्वायर मैंने एक बनाया, अब मैंने यहाँ पे पिक टूल लिया। अब मैं इसे आपके जो माउस होता है उस पर एक स्क्रॉल बटन होता है, जब आप उसे आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप जूम करेंगे, और पीछे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप जूम आउट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मेरा जो स्क्वायर है उसका साइज तो अपनी जगह पर ही बना हुआ है, लेकिन मैं इसे जूम आउट या जूम इन कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ जो होती है ऑब्जेक्ट को बड़ा करना।
ऑब्जेक्ट को बड़ा करने में आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे साइज़ जो है साइज़ भी चेंज हो जाता है। तो आप लोगों को ये तो पता लग ही चुका होगा कि साइज़ में और जूम आउट करने में या साइज़ बड़ा करने में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैं सबसे पहले एक यहाँ पे स्क्वायर ले लेता हूँ। स्क्वायर लेने के बाद अब मैं इसे पिक टूल के साथ नीचे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको बिल्कुल इसी के नीचे ही बनाना है अपना दूसरा ऑब्जेक्ट तो आप कंट्रोल प्रेस कर लीजिएगा। कंट्रोल प्रेस करने से क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक ही सीधी लाइन में जाएगा आगे। आप देख सकते हैं ये इसी लाइन में आगे जा रहा है, चाहे मेरा कर्सर किधर भी जा रहा हो। अगर मुझे इसे इधर बनाना है तो मुझे इसे इस सीधी लाइन में ले आना होगा। अभी एक प्रपोर्शन में काम कर रहा है, एक लाइन में काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसकी कॉपी बनाना सीखते हैं कि कोई भी आप जब काम करते हैं तो आपको डुप्लीकेट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे जहाँ भी आपको इसकी डुप्लीकेट चाहिए वहाँ लाकर राइट क्लिक कर लीजिए। ध्यान रखिएगा लेफ़्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है, लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करे राइट क्लिक प्रेस करना है। फिर उसके बाद आपको पहले लेफ़्ट क्लिक छोड़ना है, फिर राइट क्लिक छोड़ना है। ये होता है आप यहाँ पे डुप्लीकेट बनाने का प्रोसेस। मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ कि आप अगर डुप्लीकेट बनाना चाहें बिल्कुल इसी ऑब्जेक्ट के नीचे तो किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए। कंट्रोल से क्या होगा, ये एक ही प्रपोर्शन में आगे बढ़ेगा, एक ही दिशा जो होती है उसमें आगे बढ़ेगा, यानी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। अब मैं इसे थोड़ा नीचे लेकर आता हूँ। आप देख रहे हैं कि केवल नीचे ही जा रहा है अभी। अब मैं इसे नीचे लेकर आया, मैंने यहाँ पे लाकर राइट क्लिक प्रेस की। राइट क्लिक प्रेस कर रखी है, अभी लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक दोनों प्रेस हैं। सबसे पहले मैं अपनी लेफ़्ट क्लिक छोड़ता हूँ, उसके बाद राइट क्लिक छोड़ता हूँ। फिर आप देख रहे होंगे डुप्लीकेट बन जाता है। अब मुझे इसी प्रोसेस को आगे रिवाइंड करना है तो मैं अपना ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल आर दबाता हूँ। कंट्रोल आर क्या करता है, कंट्रोल आर इस तरीके से काम करता है कि जो भी आपने लास्ट प्रोसेस किया होगा, मान लीजिए मैंने इसे यहाँ पर रखा ठा के, तो मैंने इसे जिस एंगल पे जितनी दूरी पर रखा है ये उसी को रिपीट कर जाएगा, जो मेरा लास्ट रिपीट होगा पिक टूल के थ्रू। मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, तो अगर मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो ये जो मेरा जो लास्ट कमांड थी ये रिपीट होती चली जाएगी। मैं इसे जितनी बार प्रेस करूँगा ये कमांड रिपीट होगी। तो आप लोगों ने देख लिया। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कंट्रोल आर दबाया, कंट्रोल आर दबा के मैंने इसका रीडुप्लीकेट लिया उसी प्रोपोर्शन में। अब मैं कंट्रोल आर करते चले जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग अब देख रहे हैं कि यहाँ मैंने एक छोटा सी बॉक्स की सीरीज़ बना ली है। अब मैं इसी का डुप्लीकेट थोड़ा इधर इसके बराबर में ले लेता हूँ। अब मैंने इसका डुप्लीकेट बराबर में ले लिया है इसका, फिर मैं इसे कंट्रोल आर से इसके डुप्लीकेट ले लेता हूँ, यानी इसी कमांड को रिपीट कर लेता हूँ जो मेरी लास्ट कमांड थी। यहाँ आप दो तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, या तो क्लिक एंड ड्रैग या फिर कंट्रोल ए। कंट्रोल ए एक यूनिवर्सल शॉर्ट की है जो सभी ऑब्जेक्ट्स को या फिर जो आपका फाइल्स वगैरह हैं उन सब चीज़ों को सिलेक्ट करने में काम आती है। जब भी आप ब्राउज करते होंगे या कोई भी इंटरनेट पर कोई भी चीज़ ढूंढते होंगे तो आप अगर वहाँ पे भी जाके कंट्रोल ए करेंगे तो वहाँ पे भी आपको साथ यही होगा कि जैसे आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो वहाँ पे आपके जितना भी कंटेंट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कोरोडो काम करता है। जैसे ही आप लोग कंट्रोल ए दबाएंगे, यहाँ आपके जो भी पेज पे जो कुछ भी होगा वो सब यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने छोटा सा एक पैटर्न बनाया है, ज्योमेट्रिक पैटर्न जिसे बोलते हैं। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो जो मेरी पिछली लाइन थी वो डिसलेक्ट हो चुकी है। एक बार फिर से करते हैं। मान लीजिए मैंने ये लाइन सेलेक्ट करी और मैंने इसी को सिलेक्ट करे मैंने ये वाली लाइन सेलेक्ट करने की कोशिश करी, तो जो मेरा पहला सिलेक्शन था वो डीसेलेक्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों लाइनों को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी पहली लाइन को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद शिफ्ट के साथ दूसरी जो लाइन होगी उसे सेलेक्ट करूँगा। तो इस तरीके से मैं अपना सिलेक्शन बना सकता हूँ। एक बार दोबारा देख लेते हैं। मुझे ये लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये तीन लाइन सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं अपनी एक लाइन का सिलेक्शन बना लेता हूँ, उसके बाद मैं शिफ्ट के साथ दूसरी लाइन को सेलेक्ट कर